अच्छा हाँ, वो उसकी बात पे अवेज की बात पे छोड़ा था जी। हाँ, तो जो उनका जो सवाल था वो अपनी जगह वैलिड है, लेकिन मसला ये है कि देखें यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है इन द सेंस कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो बाइंडिंग नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, अगर इस तरह से आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख लें कि जो यहाँ पे जो जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इसके ऊपर और किसी जज को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि आपने लाजमी ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स उसकी एक्सपाउंडिंग अगर कोर्ट्स करती है तो अच्छा, उस सेंस में भी बाइंडिंग नहीं है कि लाजमी वही प्रिंसिपल आप फॉलो करें। नो डाउट वो जजमेंट बाइंडिंग है, लेकिन उसमें भी इश्यूज अराइज हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर के पर एक जजमेंट लॉ आपका वही है, लेकिन एक जजमेंट जो दी थी वो दी थी 50 साल पहले। उस जमाने के हिसाब से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले और एक जजमेंट दी थी। उस जमाने के हिसाब से दैट जजमेंट वाज अ वैलिड जजमेंट, इट वाज अ गुड जजमेंट और बड़ी बेहतरीन जजमेंट थी, बाइंडिंग थी और बाइंडिंग भी हो गई। अब मसला ये है कि अगर कोई लॉ का मसला आ जाता है, कानून वही है, तो एक साइड तो वो जजमेंट पेश करेगी जो वो कहेंगे कि ये बाइंडिंग है। दूसरी साइड कहेगी, कोर्ट को ये कहेगी, ये मुखातिब करके कहेगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस चीज को भी तो देखें ना कि वक्त के साथ चीजें बदल गई हैं। ये भी तो देखें ना कि क्या जो प्रेजेंट जो फैक्चुअल पोजीशन है, नो डाउट वो जजमेंट बाइंडिंग है और वो रिस्पेक्ट होती है उसकी अपनी एक जगह, लेकिन कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस, क्या ऐसी हालत में उस जजमेंट को जो है वो हम अप्लाई करें इस केस में या ना करें। तो फिर तो बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है ना। अवेश हैदर, हेलो, मैं अपने आप से तो नहीं बात कर। हेलो हेलो जी। सर, दोनों अवेश नहीं है इधर। माशाल्लाह, चलो सही है, ये भी सही है। तो बाकी जो बैठे हैं उनको बात समझ में आई है। आप ईमेल को ही ले लें, या ये जो करेंसी अभी हम जिस तरह से लेकर जा रहे हैं कि हमारे पास पहले पेपर करेंसी का फॉर्म होता था और अब आजकल ये न्यू करेंसी आ गई है दुनिया में, जो हमारी जो ई करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह हो गई, ये सारे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है जब तक अब जब तक इसके ऊपर लेगिस्लेशन नहीं होती, जब तक लेगिस्लेशन नहीं होती उस वक्त तक तो हम लोग भी जो भी जो इससे डील कर रहे हैं वो दे आर बाउंड बाय द ओल्ड लॉज। लेकिन ओल्ड लॉज की जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम उन प्रिंसिपल्स के दायरे में या तो लाने की कोशिश करेंगे या उससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द साइड जिस साइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एज अ कोर्ट भी ये देखना होता है हमें कि क्या जो जजमेंट जो 10 साल 15 साल पहले दी गई थी, क्या वो मौजूदा वक्त के हवाले से सही है या नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को। जी सर। तो वो तो बात हो गई डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट के हवाले से। इसकी तरफ अगर वापस आ जाए तो इसकी तरफ अगेन, जी जी, किसी ने कुछ कहा। हेलो जी जी। सर, हेलो। आपने बात की कि अगर कोई जजमेंट हो 10-15 साल के, सर मुझे किसी ने कहा था, एक जज ही था सर, उसने कहा अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आती है सेम ही क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे ही, तो सर जबकि जो पुरानी जजमेंट होती है 10-15 साल पहले जो होती है उसको डिटेल में वो जाके इंटरप्रेट करते हैं या जो भी मसाइल वगैरह होते हैं, तो अक्सर वही बाइंडिंग होती है। नहीं, तो मुझे एक बात बताएं कि आपको अगर ठीक है वो सर, जो जजमेंट नहीं है। उसने कहा था। हम्म, दोबारा बताइएगा। हेलो। जी जी। जी जी सर, जो लेटर जजमेंट होती है जो जज उस पर रिलाई करते हैं वो सर डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो पहले वाली जजमेंट है वो पूरी डिटेल्स में रूल्स के तहत वो देते हैं।
ये तो गलती है उस जज की, जो कि लेटर जजमेंट जो होती है वो डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि अगर आपका नॉवल प्रोपोजिशन आ रहा है आपके सामने तो इट इज योर ड्यूटी एज अ जज कि आप पुरानी जजमेंट को भी देखें, और अगर आप पुरानी जजमेंट से डिफर करते हैं, हमारे पास मसला ये है कि पुरानी जजमेंट से जब डिफर कर रहे होते हैं तो उसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस दे वांट टू डिपार्ट फ्रॉम द रूल। प्रॉब्लम ये है, अगर आप इंग्लिश जजमेंट्स पढ़ें और जो है अमेरिकन जजमेंट्स पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कि दे डिस्कस इट इन वेरी डिटेल कि हम क्यों नहीं ये रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं। हमारे पास वो चीज है नहीं, तो हम कैसे कहें, मैं कैसे उसके ऊपर बात करूं? काफी पुराने केसेस में है ये चीज, लेकिन आजकल के केसेस में नहीं है। आपने अगर रूल नहीं फॉलो करना है तो यू हैव टू जस्टिफाई कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम इट। सिर्फ एक लाइन लिख देना कि ये फैक्ट्स एप्लीकेबल डिस्टिंग्विश हो रहे थे, तो ये काफी नहीं है था। यू हैव टू जस्टिफाई एक्चुअली कि आप क्यों, क्योंकि वो जो बाइंडिंग वाली बात है वो फिर गले में आती है फिर, कि यू हैव टू एक्चुअली एक्सप्लेन कि व्हाई डू यू वांट टू डिपार्ट फ्रॉम द रूल। तो अगर, और वो जो आपका लेटर जजमेंट जैसे आप कह रहे हैं वो डिटेल में नहीं है तो ये गलत बात है। ठीक है, पहला वाला जजमेंट बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है, लेकिन वो टाइम कांस्टेंट की वजह से वो हर सिनेरियो को कवर नहीं कर रहा होता, पॉसिबली कवर कर भी रहा होता है। देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर जजमेंट इतना वेल एक्सप्लेन्ड होता है कि 100 साल पुराना जजमेंट भी आप देख सकते हैं कि वो प्रेजेंट दौर में भी वो स्टैंड कर रहा होता है। लेकिन कई ऐसे भी जजमेंट्स होते हैं कि नहीं, वो एक मखसूस मुद्दत के लिए थे, 30 साल 20 साल, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, लेकिन फिर बाद में इतना आपका ड्रास्टिक चेंज आता है, इतना रैपिड चेंज आता है कि फिर वहां पर जो है तब्दीली की जरूरत पेश आती है आपको। समझ में आ रही है बात? जी जी सर। अच्छा, दूसरी भी एक जी बात जी है, सर। एक और भी इशू है कि एक जजमेंट देते हुए जजेस खुद से रिसर्च नहीं करते हैं कि वो खुद से कानून निकालें। अगर वो जज इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो एक अलग बात है, और वो करते हैं, लेकिन काफी जजेस नहीं करते कि वो जो है वो खुद से रिसर्च करके जो है खुद से जजमेंट्स डालें। जो उनके सामने कानून पेश किया गया होता है, जो उनकी अटेंशन में लॉ की पोजीशन लाई गई होती है, वो उसको सामने रखते हुए फैसला दे देते हैं। इससे क्या नुकसान होता है कि कई दफा बाद में कई पोजीशन सामने आती है कि सो एंड सो जजमेंट जिसमें कानून बड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, वो उनके सामने नहीं आया, तो उसके बारे में तो डिस्कशन ही नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पे क्या किया जाए? सर ये बहुत से जजेस ये रीजन भी देते हैं, फॉर एग्जांपल जस्टिस कोसा साहब जो लिखते हैं, तो वो लिखते ये है कि हो सकता है कि उस केसेस में बेंच की जो है असिस्टेंट सही तरीके से नहीं हुई हो, इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया, तो फिर वो हाँ, तो फिर अपनी यस बात को आगे यस बढ़ाते हैं। यस, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी बात में उसी के दायरे में जब उनकी असिस्टेंस सही नहीं हुई होती है, तो फिर वो जो जजमेंट अगर आया हुआ होता है, नो डाउट इट इज अ वेरी गुड जजमेंट, लेकिन बहुत ही बेहतरीन जजमेंट था, लेकिन उसमें ये छोटा सा एक पॉइंट था जो कि इग्नोर कर दिया गया होता है, जो कि नहीं होता। असिस्टेंस बेशक नहीं हुई, लेकिन अब क्या फिर उस जजमेंट की बाइंडिंग वैल्यू क्या रही फिर? डू यू से इट वुड स्टिल बी बाइंडिंग? सर ये तो एक्सप्रेसली अगर ओवर रूल लिखते हैं कि भाई दे आर एयर बाय ओवर रूल, तो फिर तो उनकी वैल्यू नहीं रही ना, फिर तो जो तो नया अब आएगा उसकी वैल्यू रहेगी। ओवररूल की बात है ना, देखिए ना, ओवररूल वाली जो आप बात कर रहे हैं वो दे हैव टू एक्सप्रेसली स्टेट कि वो ओवररूल किया गया है। अगर वो नहीं है तो जो है तब भी नहीं होता। अच्छा, एक और आपको मैं बात बताता चलूं, क्योंकि आपने इस चीज का जिक्र कर दिया है। एक लार्जर बेंच का जजमेंट अगर आता है, नो डाउट वो स्मॉलर बेंचेस के ऊपर बाइंडिंग होता है, लेकिन स्मॉलर बेंच अगर उसमें चाहे तो, एंड बाय द वे दिस इज एन अमेरिकन व्यू, और वो अमेरिका में एक वकील ने मुझे बताया था इसके बारे में कि यहाँ पे अमेरिका में ऐसे भी होता है कि उसमें वो क्या करते हैं कि स्मॉलर बेंच अगर चाहे, मे बी पाकिस्तान में भी करते हो, कि वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इन इस सेंस की ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं कि वो फर्दर उसके स्कोप को बढ़ा सकते हैं और फर्दर उसके स्कोप को लिमिट कर सकते हैं। जैसे एक जो लार्जर बेंच है उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फैसला दे दिया,
और फैसला देने के बाद दे सेड दिस इज द लॉ, सो एंड सो, इस तरह करके बात कर दी। अब जब वो दोबारा मसला उठा और वो उस वक्त बेंच छोटा बैठा हुआ था, तो रादर देन रेफरिंग टू अ लार्जर बेंच कि भाई फिर बैठो और सब सारे डिसाइड करो, स्मॉलर बेंच ये काम करती है कि वो उसका जो है उस वक्त उस मसले को, उसका स्कोप डिफाइन करना शुरू कर देती है कि वो जो लार्जर बेंच ने जो बात की थी, इस स्कोप में उसका ये मतलब था, और वो स्कोप को लिमिट भी कर सकते हैं, वो स्कोप को वाइडर मतलब भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को आप? ये काम तो कोर्ट हर केस में करती है। हाँ, ये तो तो ये आम भी, बात है कि हाँ, जी के जो डिसाइडेड प्रिंसिपल्स है तो कोर्ट उसको रीइंटरप्रेट कर रही होती है। मतलब कि ये तो कोर्ट का डेली का बिजनेस है, तो ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में भी इसकी प्रैक्टिस है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो प्रैक्टिस है, लेकिन मसला ये है ना, देखिए ना, कि मसला ये है कि अब जब वो जो लेटर जजमेंट है, अब फर्ज करें कि आपके पास एक जजमेंट है जिसमें एक लार्जर बेंच का है, उसमें जनरली प्रिंसिपल को बयान किया गया है, एंड देन एक दूसरी स्मॉलर बेंच का जजमेंट आता है जो कि उसके स्कोप को मजीद ऑल्टर कर रहा है, और फिर दोबारा वो मसला आता है फॉर अ थर्ड टाइम। तो अब अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि किसके जजमेंट को प्रेफरेंस दी जाए, वेदर द जजमेंट ऑफ द लार्जर बेंच और वेदर द जजमेंट ऑफ द स्मॉलर बेंच। हालांकि पता भी है सबको कि बट एट दैट बट देखिए, ये हमारी जो डिस्कशन है दैट इज मोर इन एन एकेडमिक सेंस, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली सोचे ना कि कोर्ट में जब खड़े होते हैं और आप जिस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अब आप जिस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू विल नेवर वांट कि वो जो स्मॉलर बेंच है, जो जजमेंट है जिसको फर्दर स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उस जनरल बड़े बेंच के जजमेंट को, यू विल नेवर वांट कि वो फैसला आपके ऊपर अप्लाई करे। अब सर कोर्ट का काम ये है, मेरे ख्याल से 2002 की एक प्रेसिडेंट है, उसके मुताबिक जो लार्जर बेंच है अगर उसकी कोई इंटरप्रिटेशन है, जो स्मॉलर बेंच अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे या क्या, और अगर नया बेंच आ जाए तो फिर जो लार्जर बेंच का व्यू होगा वही जो है प्रीवेल करेगा, स्मॉलर का नहीं करेगा। ये मैंने पढ़ी थी, जजमेंट 2002 की है, मैं ढूंढूंगा, आप भी देखिएगा, ये काम की होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है कि ये भी सामने एक चीज आ गई, लेकिन क्या ये व्यू हमेशा रहेगा? आपको ये भी मालूम है कि व्यूज चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, पर जब तक है ठीक है, वैलिड व्यू है, अनलेस हमें, अब हम भी जो है, हम भी इंसान है, जब तक हमें कोई इसका कोई, मुझे जैसे इस बात का नहीं, आपने बताया, मुझे इसका नहीं पता था, लेकिन जैसे कि इसमें हम देखें कि अगर कोई इसका ऑल्टरनेट व्यू भी हो कि नहीं, जो स्मॉलर बेंच है, इट इज एम्पावर्ड, क्योंकि वो भी अगर हम, क्योंकि यहाँ पे वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जो है, तो क्योंकि उनके पास ही कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है इंटरप्रेट करने की, लोअर कोर्ट्स की यहाँ पे ऐसा बात नहीं हो रही है, तो उसके हवाले से देखें कि दे डू पोजेस द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट। ये कह देना सिंपली कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट के तो फिर दोनों साइड फैसले पेश कर रही है, तो फिर तो बाइंडिंग तो दोनों हुए ना। अब कौन सा सही है ज्यादा, हम मानेंगे तो उसी को ही जो ज्यादा सही है, लेकिन हम अपना भी तो दिमाग लगाएंगे ना एज अ जज। रोबोट तो नहीं बैठा हुआ है ना कुर्सी के ऊपर, या तो आप बता दें कि रोबोट बैठा हो और रोबोट ने फिर वो जो है वो उसने स्क्रू लगा लिया और जो है वो उसमें करना शुरू कर दिया, ऐसे तो नहीं होता ना। ही हैज टू अप्लाई हिज ओन माइंड, क्योंकि आपके सामने जो फैक्ट्स हैं they are never the same। आपको देखना ये है कि एज क्लोज एज पॉसिबल वाली जजमेंट मिले तो ठीक है, बात समझ में आती है, और उसी के दायरे में यही बात यहाँ पे, जो अब हम इसकी तरफ अगर वापस आते हैं, जो इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स हैं, कि द प्रिंसिपल्स देमसेल्व्स आर नॉट बाइंडिंग, प्रिंसिपल्स बाइंडिंग नहीं है देमसेल्व्स, क्योंकि प्रिंसिपल्स आपको फ्री हैंड दे रहे हैं कि चूज विच एवर प्रिंसिपल यू वांट एंड इंटरप्रेट इट इन द लाइट। अब लाजमी बात है, जो वो प्रिंसिपल उठा रहा है, लाजमी बात है अगर उसके ऊपर कोई केस लॉ होगा तो वो उससे भी मदद लेगा, जो वो बाइंडिंग होगा, क्योंकि वो जब वो जो केस लॉ है वो तो बाइंडिंग है, पर प्रिंसिपल इटसेल्फ बाइंडिंग नहीं है। क्लियर हुई बात? अच्छा, एक और आपको मैं चीज सर बताता चलूं, अगर आप लिटरल रूल में जरा चले जाएं तो वहां पे आप एक और मजे की बात करेंगे, तो इसकी तरफ वापस आ जाएंगे। 1 मिनट, 2 मिनट दें जी, बात कर लें, आप अपनी बात करें। हेलो जी सर, आपने कहा सर अगर वही लार्जर बेंचेस के हो सर, कोई भी वो रूल इंटरप्रिटेशन अप्लाई करते हैं सर, अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जो स्मॉलर बेंचेस है उस पे तो बाइंडिंग होगी, क्योंकि ये रूल्स जब एक लार्जर बेंच करती है, अप्लाई करती है सर, वो सर प्रेसिडेंट बना दिए,
सर फिर तो बाइंडिंग सर। सर मैं अब रूल्स आप ऑफ बाइंडिंग इंटरप्रिटेशन। आप हेलो अगर सुनो सुनो एहसानुल्लाह, मेरी बात सुने। आप अगर फौजी हैं तो यसमैन कहना, फौजी नहीं हो तो यसमैन नहीं कहोगे। हेलो, हाँ भाई, एहसानुल्लाह का जो नहीं सर, सवाल मैं है, फौजी नहीं हूँ। हाँ तो फौजी नहीं हो तो फिर यसमैन नहीं कहना है आपको। बाइंडिंग का ये मतलब नहीं होता है कि जो नहीं कहा सर, है मैं वो यस उसको में नहीं कह रहा सर, मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट का मतलब सेंस तो आपका वही बन रहा है ना कि जो लिखा है वो उसको एज इट इज आप अप्लाई करें और हमारी बात माने। तो इसका मतलब जो जज बैठा है वो अब उसकी कोई अपनी सेंस नहीं है, यही मतलब लेना चाह रहे हैं ना। और इसके अलावा कोई और मतलब है इसका? सर अगर आप सर क्रूड ऐसा भी तो मैनर हो में बात करें, क्रूड मैनर में बात करें तो मतलब तो सकता है यही ना, है ना उसमें आपका। कोई अल्ट्रेशन हो या मॉडिफिकेशन होने के बाद बाइंडिंग हो जाए। सर मैं एज इट इज बात नहीं कर रहा कि सेम ही रूल्स वो अप्लाई। सर उसमें मॉडिफिकेशन करके या सर कोई अल्ट्रेशन करके फिर तो बाइंडिंग हो जाते हैं। तो फिर तो बात ही फर्क हो गई ना। फिर तो जो जजमेंट दिया है वो उसमें मॉडिफाई आप कर रहे हैं। आप अपना सेंस इस्तेमाल करते कि आपके सामने जब कोई जजमेंट पेश होता है, आप जज बैठे हैं, आपके सामने कोई जजमेंट पेश होता है, आप कहते हो ये नहीं अप्लाई होता, उसके पीछे कोई वजह देते हो, या ऐसे तो नहीं कह देते ना कि नहीं अप्लाई हो रहा है, ऐसे तो नहीं सर मार देते ना। या अगर आप कहते हैं कि अप्लाई हो रहा है तो उसके पीछे भी रीजनिंग देते हैं कि आई ठीक है सर, फाइंड सपोर्टेड, रीजनिंग तो होगी। आई फाइंड माय सपोर्ट इन सो एंड सो अथॉरिटीज। जो मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए मुझे इन इन अथॉरिटीज से सपोर्ट मिलती है इससे, और इन इन अथॉरिटीज में जो मैंने बात की है बिल्कुल ऐसे ही उनके केस थे, और ऐसे ही इस तरह की बातें आपको कई जजमेंट्स में ऐसी बातें होती हुई नजर आएंगी। अगर उन्होंने नहीं करना होता तो वो कह देते हैं कि भाई हम इस बेसिस के ऊपर हम नहीं फॉलो करते क्योंकि उसमें ये था, इसमें ये इस तरह करके बात कर रहे होते हैं, तो रीजनिंग दे रहे होते हैं ना। फिर आप ठीक सर, रीजनिंग ठीक। के बेसिस के ऊपर ही जो जज बैठा होता है वो रीजनिंग के बेसिस के ऊपर ही वो फैसला हाँ में लेकर कर जाता है या ना में लेकर जाता है। अच्छा, इसकी तरफ अगर वापस आ जाए ना, यहाँ पर जो है इसको एक ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आपके सामने है, होपफुली स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है बेसिकली दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर नॉट मास्टर्स, टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं कानून को अच्छी तरह से समझने के लिए। और टूल्स जो है जैसे एक कोई भी मैकेनिक वगैरह होता है उसके पास कई टूल्स होते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा टूल ज्यादा वो समझता है कि फिट बैठता है। लाजमी नहीं है कि वो हर जज का एक ही टूल हो, और हर किसी के मुख्तलिफ टूल्स हैं यूज कर दे के। तो उसके दायरे में जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। नॉट टू गिव यू वेरी रिसेंट एग्जांपल, ताकि आपको ये प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट जो आपने उठाया है ये भी दे देते हैं। अभी अभी एक ये सीआरपीसी में एक केस हुआ है, मुझे सही तरह से अभी फैक्ट्स नहीं याद, कि जिसमें जजेस बैठे हैं और उसमें काजी फैज ईसा का जजमेंट है, उसमें उसने जो है, मैं आपको सही फैक्ट्स, या तो अगर आपकी रियासत से बातचीत है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या है, लेकिन उसमें यह है कि काजी फैज ईसा ने एक जजमेंट पर्टिकुलर दिया है, और उसके ऊपर फिर 2015 या 16 में लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ। लार्जर बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो लार्जर बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका इसका कोई और मतलब है। उसके जी बाद जी अभी 2019 में फिर फैसला आया, उसमें फिर काजी फैज ईसा ने अपना पुराना व्यू रिइटरेट किया है, डिस्पाइट सर ये नोइंग कि लार्जर बेंच का मेरी फैसला है। जी मेरी जी डिस्कशन हुई बताएं। थी रियाज से, मेरी डिस्कशन हुई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो मतलब के कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वगैरह होती है या क्या, तो उसमें ये वंस आपको कन्विक्शन मतलब कि हो गई है तो फिर कोर्ट की मर्जी से ही होगा। तो वहां पर लिखा हुआ था इफेक्ट ऑफ एक्यूटल, तो काजी साहब ने कहा कि यहाँ पर जो एक्यूटल की माना है, इफेक्ट ऑफ एक्यूटल की माना है कि उसकी सिर्फ सजा खत्म हो गई है, बाकी दूसरी जो क्वालिफिकेशन है इसके ऊपर वो होंगी। मतलब कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है, उसके बाद सही। और भी मतलब कि इसको कोई बैंक कर्जा नहीं देगा या क्या। तो भाई मामला साकिब नसर उस टाइम चीफ जस्टिस था, तो उसने लार्जर बेंच बना, रेगुलर बेंच बनाया, लार्जर नहीं बनाया, रेगुलर बनाया। 3 जजेस थे उसमें, खोसा साहब थे, मियां खेल थे, और पता नहीं कौन थे, वो मंजूर अहमद मलिक थे। तो खोसा साहब ने, क्योंकि खोसा साहब का जो इंटरप्रिटेशन का वे था लॉ का, वो टेक्सचुअलिस्ट है, वो जो टेक्स्ट लिखा होता है, फिर खोसा साहब ने कहा कि भाई ये 1898 में आया है, उसके बाद
कौन कौन सी डिक्शनरी 1898 से थी, ये वो सारा मामला लेकर फिर आया 2015 तक, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी जजमेंट होती है खुदा साहब की, सारा केसला डिस्कस करते हैं और फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ एक्विटल के इफेक्ट ऑफ एक्विटल, उसकी माना भी एक्विटल ही है, इसके मतलब भी कोई फर्क नहीं है। तो फिर दूसरी जजमेंट आई, उसमें काजी थे और 2 और जजेस थे, जस्टिस गुलजार भी थे उसमें। तो काजी ने मेन जजमेंट लिखी, उसमें काजी ने अपना ही व्यू दिया। फिर जो दूसरे 2 जजेस थे, उसने कहा कि विद ड्यू रेस्पेक्ट ये मामला डिसाइड हो चुका है, हम कहते हैं कि ये एक्विटल, इसकी माना एक्विटल ही है, इफेक्ट ऑफ एक्विटल इज इक्वल टू एक्विटल। मगर फिर काजी ने अपना ही व्यू दिया। तो फिर जो है फिर ये मामला डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला डिसाइडेड है कि इफेक्ट ऑफ एक्विटल इज इक्वल टू एक्विटल, मतलब कि उसमें ये होगा, ऐसा समझा जाएगा जैसे उसने क्राइम किया ही नहीं है। फिर वहां पर जो सोशल कंसिडरेशंस, ये मामला वो मामला, पार्लियामेंट डिस्क्वालिफाइड ये मामला, इसको नहीं देखेंगे। वो ये समझा जाएगा कि भाई इसमें जो है आपस में बन गई है पार्टीज, ये समझा जाएगा कि उसने ये जुर्म किया ही नहीं है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये था सारा स्टेटमेंट में। यही बात है ना, देखें ना, आप देखें, आप ये देखें कि डिस्पाइट देयर बीइंग अ जजमेंट, और उसके बावजूड अगेन जस्टिस काजी फैज ईसा ने फिर अपना वही रिव्यू रिपीट किया जो उन्होंने पहले दिया था। तो डू यू थिंक ही वाज बाउंड, डू यू थिंक कि उस वक्त वो जब ये जजमेंट लिख रहे थे दूसरी वाली, तो उनके ज़हन में क्यों नहीं होगी इस जजमेंट को? क्योंकि अच्छा, उसमें भी जो अभी 2019 वाली भी जो जजमेंट आई है, उसमें भी अगर आप देखें, अगर आपका पढ़ने का मौका मिले, तो उसमें भी उन्होंने ये बात की है कि फिर दोबारा लार्जर बेंच तश्कील दें इसके ऊपर, ताकि प्रॉपर, ये पता नहीं पुरानी वाली में था, मुझे याद नहीं है सही तरह से, कि आप तश्कील दें और बताएं कि इसका सही व्यू क्या है। और खैर वो तो एक दूसरी जगह बात है, लेकिन ये बात करें फिर से कि जैसे काजी फैज ईसा ने पहले जो व्यू दिया था, फिर बाद में वो फिर वही व्यू दे रहे हैं, तो वो तो अपनी जगह खड़े हुए हैं अभी तक। तो अब बताओ बाइंडिंग किस सेंस में? ठीक है, वो बाइंडिंग इस सेंस में होता है, नो डाउट, वो बाइंडिंग इस सेंस में होता है कि जो मेजॉरिटी का फैसला होता है, वो जाहिर है फॉर द टाइम बीइंग वो चूंकि फील्ड ऑक्यूपाई कर रहा होता है, और उसका जो रेशो रेसिडेंडी होता है, वो जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है। खैर ये बात अपनी जगह पे है। हाँ मगर सर यहाँ पर आप एक बात मिस कर रहे हैं कि जस्टिस ईसा, उस केस में भी डिसेंटिंग ओपिनियन था उनका, और जो बाद में डिसाइड हुआ, मतलब कि जब ये लॉ पॉइंट डिसाइड हो गई अथॉरिटेटिवली, उसके बाद भी इनका डिसेंटिंग व्यू है। हाँ, तो तो मैं जहाँ वही तक बात तो कर रहा है, हूँ ना, मैं जी मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि इट इज अ डिसेंटिंग व्यू, बट जी एक दफा डिसेंटिंग व्यू देने के बाद फिर उनको बात माननी चाहिए थी ना। अगर सर, उनके साथ मगर एक और जज, वो मुझे एक बात बताओ, 3 जी जजेस पहले थे, अभी तो जो 3 जजेस आए, उसमें काजी फैज ईसा, जस्टिस गुलजार अहमद से, ये तीनों थे। चले, काजी फैज ईसा ने तो अपना पुराना व्यू दिया। ये जो 2 जजेस थे, जो बाकी 2 थे, जस्टिस गुलजार अहमद और 2 तीसरे जज थे, इनमें से अगर एक काजी फैज ईसा साहब की तरफ चले जाते, तो फिर तो आपके बेंच में जो है वो फिर आपको फिर लार्जर बेंच बनानी पड़ती फैसला करवाने के लिए। फिर तो मामला कुछ हो रहा था। मगर देखे ना, यहाँ पर एक और बात भी आप देखें कि आर्टिकल 189 ये कहता है कि वो बात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, दूसरी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का एक जज हो चाहे 17 जजेस हो, उसके उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, दे कैन डिपार्ट फ्रॉम देयर व्यू। और इवन 184 क्लास 3 में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई हम नहीं देखेंगे ये जो होते हैं प्रेसिडेंट्स वगैरह, हमारी मर्जी, हम जो भी करें। अच्छा, चले ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं। अब आप हाई कोर्ट्स के हवाले से बात करें, चले ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, और हाई कोर्ट, और अब दोनों सुप्रीम कोर्ट के व्यू हैं बिफोर अ हाई कोर्ट, एंड दे बोथ आर बाइंडिंग बिफोर अ हाई कोर्ट। तो अब हाई कोर्ट क्या करे? क्या सर, करे ये हाई बात तो कोर्ट? आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहेगी कि भाई फैक्ट्स डिस्टिंग्विश्ड है, इसलिए हम नहीं कर सकते उसको फॉलो, ये वो। हाँ, तो देन देयर हैज टू बी अ वे आउट ना। यही तो वे आउट है कि इन ऑर्डर टू फाइंड अ, ठीक है, आप मान लें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी, और जो है दोनों बाइंडिंग है, नो, और जब दोनों बाइंडिंग है, तो एज अ हाई कोर्ट, व्हाट इज द वे आउट ऑफ दिस? द ओनली वे आउट इज टू डिस्टिंग्विश, इज टू प्ले अराउंड द फैक्ट्स, एंड देन टू गेट आउट ऑफ दैट मेस।
क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं। हाँ, इवन अगर एक तरफ आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है और एक तरफ आपका हाई कोर्ट का जजमेंट भी है, तब भी आपकी हाई कोर्ट चाहे तो वो निकल सकती है उस मसले में से बाहर। दे विल नॉट सिंपली एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। और ये कुछ केसेस में ऐसे भी हुआ है कि बेशक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बात की कि सरकमस्टांसेस भी तो आपको देखना है ना, वक्तन ब वक्तन चीजें बदलती हैं, एक वक्त एक जैसा नहीं रहता है। अब अगर आप चले इसको हम रख लें कि जो ये मार्शल लॉ वाली बात ही चले कर लें, खैर ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ने किया था काम, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन क्या ये काम हाई कोर्ट नहीं कर सकती है? एक सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, चले उसको वो एक्सप्रेसली वो इनकार करने से मना नहीं देती। देखिए इनकार वो डायरेक्टली नहीं मना कर सकते, दे कैन नॉट एक्सप्रेसली रिफ्यूज टू फॉलो। ये काम तो फिर जाहिर है वो तो फिर ओपनली जो है वो ग्रोस वायलेशन हो जाएगी आर्टिकल्स की। लेकिन उसका बचने का तरीका ये कि पर्दे के अंदर चीज को रखकर ऐसे बात कर दो ताकि जो है मसला अपने लिए भी ना हो। ठीक है, मतलब के पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। हाँ, पर्दे में रहकर काम कर लेंगे, क्योंकि फिर देखिए ना, देयर हैज टू बी सम सेंस टू, यू हैव टू गिव सम लेजिटिमेसी टू व्हाट यू आर डूइंग एज वेल। और फिर उसको फिर कहना, ये भी कहना है कि ये हमने कानून के दायरे में किया है, कानून से बाहर के निकल के नहीं किया है। तो आप कानून के दायरे में कैसे रख के करते हैं कि आप कहते हैं कि हम फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि उस वक्त फैक्ट्स कुछ और थे, या ये फैक्ट्स ये थे, ये ऐसा था, इस बुनियाद के ऊपर हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। समझे बात को? जी जी समझ गए। अच्छा, ये चूंकि अब लिटरल रूल, हम थोड़ा सा मैं इसको ऑब्जर्वेशन पे एक छोड़ना चाहता हूं। आप देखें ये लिटरल रूल जो है, लिटरल रूल में लिटरल रूल में जो बात खास है वो ये है कि लिटरल रूल फॉलोज ऑन दी प्रिजम्पशन कि जो अल्फाज हैं, लफ्जों का एक तो टेक्निकल मायना होता है कि अगर टेक्निकल लेजिस्लेशन में इस्तेमाल हुए या टेक्निकल मीनिंग के साथ इस्तेमाल हुए हैं तो आपने उनको टेक्निकल मीनिंग देना है। टेक्निकल मीनिंग उनका किसी बिजनेस प्रोफेशन वगैरह के हवाले से भी हो सकता है, उनका लॉ सेंस के हवाले से भी हो सकता है, वट एवर द टेक्निकल मीनिंग इज। देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हो रहा है। अगर वो नहीं है टेक्निकल मीनिंग उनका, तो फिर उनका ऑर्डिनरी मीनिंग जो है वो प्रेफर किया जाएगा। ऑर्डिनरी मीनिंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर एंड जो ग्रामर के प्रिंसिपल्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के प्रिंसिपल्स हैं, उसके मुताबिक आप उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसके मुताबिक आप उसको देखेंगे। क्या मेनली बात ये है कि देयर इज नथिंग टू मॉडिफाई, देयर इज नथिंग टू ऐड। तो जो लैंग्वेज लिखी गई है उस लैंग्वेज को ऐसे ही उठाकर फैक्ट्स के ऊपर रख दिया और कह दिया कि ये बात है। जैसे कि आपने खोसा साहब की एग्जांपल दी कि वो टेक्स्टुअलिस्ट का वाला प्रिंसिपल ही है कि जो टेक्स्ट कहता है वही सही है, वो 100% सही है, कुछ भी उसमें लिखा हो, स्याह हो सफेद हो, whatever it says, वो जैसे लिखा हुआ है वो एज इट इज सही है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। वो ये कहती है, इफ देयर इज नथिंग टू मॉडिफाई, ऑल्टर और क्वालिफाई द लैंग्वेज व्हिच द स्टैट्यूट कंटेन्स, it must be construed in the ordinary and natural meaning of the words and sentence. It has been observed the safer and most correct course of dealing with the question of the construction is to take the words themselves and arrive at possible at their meaning without in the first instance reference to cases. Now you see कि ये कितनी ऑब्जर्वेशन, कितनी जो है जाकर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके एक्सट्रीम किस्म की ऑब्जर्वेशन है, जो कि ये बात करती है, मुझे ये अभी तक नहीं मिल रहा है कि किसने कहा था, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है जो कि ये बात करती है कि लुक एट द वर्ड्स, व्हाटएवर द वर्ड्स से उसको एज इट इज अप्लाई कर दें, भूल जाएं कि केसेस क्या कहते हैं, भूल जाएं कि रेलेवेंट अथॉरिटीज क्या कहती हैं। लुक एट द वर्ड्स देमसेल्व्स, बिकॉज अथॉरिटीज में भी रॉन्ग, और हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा होता है। और ये आगे चल के भी आपको आएगा कि प्लेन वर्ड्स अगर होते भी हैं तो दो बंदे जो कहते भी हैं कि प्लेन है वर्ड, लेकिन फिर वो मीनिंग के ऊपर डिफर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लफ्ज आप देखें, जो लफ्ज समझ के आपको जो समझ में आ रहा है आप वैसे उसको इंटरप्रेट कर दें अगर विदाउट सर रेफरेंस टू केसेस।
मैंने मैक्सवेल के बुक में ये बात पढ़ी है कि जो लिटरल रूल है इसमें कोर्ट ये भी देखती है कि जो वर्ड्स जो हैं यूज हुए हैं वो वाइडर सेंस में इस्तेमाल हुए हैं या नैरोवर सेंस में। फिर उसके हिसाब से मतलब कि ये नहीं कि कोर्ट सिंपली कह दी कि भाई इसकी ग्रामेटिकल मीनिंग ये है तो हम ये होल्ड करते हैं, बल्कि कोर्ट ये भी देखेगी कि इसका जो नैरो मीनिंग होगी या इसकी वाइड मीनिंग होगी। वो है बात, लेकिन वो आगे चल के बात आएगी, अब तो स्टार्ट हुआ है, मे बी आगे चल के बात आ जाए, वो आई थिंक होगी कहीं ना कहीं लिखी होगी कि वो अगर उस तरह से आप देखना चाहते हैं, क्योंकि देखें लिटरल रूल में क्या होता है कि खाली लिटरल मीनिंग नहीं है, इसके 2-3 नाम है, लेकिन आप अगेन उसमें एकेडमिक डिस्कशन में जाएं, क्योंकि फिर आपका एक डिक्शनरी मीनिंग होता है, एक आपका ऑर्डिनरी मीनिंग होता है, फिर एक आपका पॉपुलर मीनिंग होता है। तो देखना ये होता है कि कौन सा आप एट दैट टाइम कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल होता है उस पर्टिकुलर लॉ के हवाले से। आया आप जनरल मीनिंग को फॉलो कर रहे हैं, डिक्शनरी मीनिंग की तो खैर अहमियत नहीं है इतनी, क्योंकि डिक्शनरी में तो कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन आपका फिर जनरल मीनिंग ऑर्डिनरी मीनिंग फॉलो करें या आपका पॉपुलर मीनिंग फॉलो करें, ठीक है। अब वो जैसे कि आपने जो ये मिसाल जो दी है बात के वाइडर सेंस में यूज किया जा रहा है, ये नैरो सेंस में आई थिंक इसका मोर ज्यादा जिक्र आएगा। एक एग्जांपल है वो जहां पर, और इसको आप अगर दूसरे तरीके से देखें कि तो एक एग्जांपल है, आई थिंक इसमें नोट्स में मिलेगी, चिकन वाली एग्जांपल देख लीजिएगा कि चिकन और फीसेंट वाला जो केस है वो देख लीजिएगा। वो बहुत बेहतर तरीके से ये पॉपुलर इस चीज को इलेबोरेट करता है कि वाइडर सेंस लिया जाए चिकन का या नैरो सेंस लिया जाए, ठीक है। सर और ये लिखा एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है शायद। जी जी पहले सर को बात करने दे फिर बोले आप। जी जी कर लें बात। नहीं नहीं, काका साहब ने कह दिया, क्या कर सकते हैं, बेदमकी दे रहे नहीं हैं नहीं आपकी मेरी क्लास में। मेरी बात खत्म हो गई है। अच्छा, ये लिटरल रूल का मैक्सवेल वाले बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ था, वहां पर ये था कि भाई जो भी केस होगा वो ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। तो फैक्ट्स को जैसे थे कि केस जो सुना गया था ओपन ओपन जो कोर्ट रूम था उसमें नहीं, बल्कि कोर्ट रूम के साइड पे एक कमरा था, वहां पर केस सुना गया था और वहां पर सारी पब्लिक भी थी, मतलब कि ओपन कोर्ट ही थी, मगर वो कोर्ट रूम नहीं था। तो फिर बात ऊपर गई तो ऊपर वाले जज साहबान जो थे वो लिटरल मीनिंग फॉलो कर रहे थे, लिटरल रूल। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोर्ट रूम में नहीं थी तो ये प्रोसीडिंग जो है वो नल एंड वाइड है। तो मेरे ख्याल से ये जो इसकी माना ले रहे हैं ये बहुत ही नैरो सेंस में ले रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही, सब कुछ सही है, नैरो सेंस चला गई बात, उस सेंस में नैरो हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं कि भाई जो वो जो दूसरा कमरा था जो पब्लिक, और ये इसमें नोट्स में भी पहली या दूसरी एग्जांपल है कि उसमें जो है वो नैरो सेंस में बात को ले गए। चलें यहाँ तक इसको रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग, ठीक है फिर। ठीक है सर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।